अस्सलामुअलैकुम। पाक बंगला कनेक्ट 33 सांसें रोक देने वाले घंटे और उसके बाद अगले 16 साल। 25 फरवरी 2009, लगभग 1.5 माह बाद जब ग्रैंड अलायंस हुकूमत 2009 में इक़्तिदार में गई, एक खौफनाक कत्लेआम ने लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। वो लोग जो सरहद पर दुश्मनों के खिलाफ दीवार की तरह खड़े थे। बांग्लादेश राइफल्स BDR की मुनज़्ज़म फोर्स जो फौजी अफसरान पर मुश्तमिल थी, बदले और तशद्दुद की आग में जल उठी। देखा जाए तो ये एक ऐसे घर की याद दिलाता है जो एतबार और मोहब्बत पर बना तो था, मगर शकील खान को जलाने वाली आग सिर्फ 57 अफसरान की जान ही नहीं ले गई, बल्कि हज़ारों फौजियों के ख्वाब, उनकी खुशियाँ और उनके घराने भी जला दिए। बांग्लादेश की सरहद को महफूज रखने वाले उन सिपाहियों को जेलों में कैद कर दिया गया। 15 साल तक बॉर्डर गार्ड्स ने दिन, महीने और साल गिने। उस वक्त से दुश्मन आज़ादाना सरहद पार करते रहे, क्योंकि जो लोग बांग्लादेश की 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन की हिफाजत करते थे, वो अब वहाँ नहीं थे। पिछले 15 सालों में बांग्लादेश के नक्शे की बार बार खिलाफ वर्जी की गई। 25 फरवरी 2009 का BDR कत्लेआम बांग्लादेश के एक नए मुक़द्दर की शुरुआत थी। इस अरसे में हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की सियासत, तालीम, मईशत और हत्ता के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तक को अपने कब्जे में कर लिया। सबसे ज़्यादा ताकत बांग्लादेश आर्मी पर कब्जा हासिल करने में लगाई गई, जो कभी बांग्लादेश की शान थी। कुछ फौजी अफसरान ने माल, इक़्तिदार और औरतों के लालच में भारत को अपनी वफादारी बेच दी। उनके मंसूबों ने 57 बांग्लादेश पे जान निछावर करने वाले फौजी अफसरान का कत्ल करवा दिया। पिलखाना में असल में क्या हुआ 25 फरवरी को? ये क्यों हुआ? उसके बाद क्या हुआ? और अब क्या हो रहा है? आज तक जो मालूमात दुनिया भर को दी गई, वो तस्वीर का सिर्फ एक रुख था। असल हकीकत बताई ही नहीं गई। बांग्लादेश की हुकूमत की मुखालिफ रहनुमा बेगम खालिदा ज़िया ने कहा था, हसीना को BDR वाक़े के बारे में सब मालूम था। ये सिर्फ 1 महीने बाद क्यों हुआ, जब वो इक़्तिदार में आई? हसीना और मोइनुद्दीन को सब पता था, एक दिन हसीना को जवाब देना होगा। अगर पिलखाना कत्लेआम को एक सिक्का समझें तो अब तक दुनिया ने सिर्फ एक रुख देखा। दूसरा रुख बेइंतहा भयानक, बेरहमी और इंसान दुश्मनी से भरपूर है। लोग सिर्फ उन 57 फौजी अफसरान के किस्से सुनते आए हैं, मगर असल में बहुत ज़्यादा लोगों को कत्ल किया गया। उन अफसरान के घर वालों और आम आवाम से ये मालूमात भी छुपाई गई। पहला वाक़या एडवोकेट अब्दुल अजीज़ का, जो DID अब्दुल रहीम का बेटा था। उनके वालिद, जो एक मुजाहिद थे, जेल में जहर का टीका लगाने के बाद शहीद कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने पिलखाना केस में रियासती गवाह बनने से इनकार कर दिया था। एक बेटा अपने वालिद के बारे में कहता है, 28 तारीख के करीब उनके वालिद मेजर इमाम के हुक्म पर दोबारा शामिल हुए, मगर फ़ौरन कुछ फौजी अफसरान ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी आंखें बंद कर दी गई और हाथ बांधकर ढाका कंटोनमेंट ले जाया गया। DGFI के कैद खाने में उन्हें 10-12 दिन तक बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बिजली के झटके दिए गए, हाथों में कील ठोंके गए और मज़ीद ज़्यादतियाँ की गई। नंबर 3, पिलखाना की मस्जिद के इमाम की बीवी ने कहा, हमारे सिपाही कभी अफसरान पर ऐसे हमला नहीं कर सकते। जो लोग फायरिंग कर रहे थे वो हिंदी और अंग्रेज़ी में हुक्म दे रहे थे, वो हमारे सिपाही नहीं थे। हादसे के ज़्यादातर सबूत तबाह BDR कर दिए गए हैं, मगर एक मुहिब्बे वतन फ़ौजी ने चंद अहम सबूत छुपा कर रख लिए। वो अफसर जो इस कत्लेआम से बच गए या जान बचाने के लिए बाहर से मदद कर रहे थे, उनके सहारे तहकीकात की गई। एक अफसर ने कहा, उन्होंने मुल्क की खिदमत का जिम्मा नहीं उठाया था, बस 1 और 1.5 माह के अंदर BDR कत्लेआम को अंजाम दिया गया।
उस वक्त मुल्क बिल्कुल मजलूम और मुकम्मल बेबस था। कैप्टन शहनाज ने कहा, हमें मालूम करना होगा कि पोस्टिंग्स का हुक्म किसने दिया और क्यों इन लोगों को वहाँ रखा गया। जिन अफसरान ने हमारी मदद की उनको तशद्दुद का सामना करना पड़ा, नौकरियां छोड़नी पड़ी या मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। कैप्टन शहनाज ने यह भी कहा कि जब भागने वाले अफसरान को वापस लाया गया तो DGFI के DG को गुस्सा क्यों आया, कौन किसको कमांड दे रहा था, यह आज तक एक राज है क्योंकि हर किसी का चेहरा छुपा हुआ था। कुछ दरमियानी दर्जे के फौजी अफसरान के पास खुफिया ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स थीं जो तहकीकात का बुनियादी हिस्सा बनी और उन अहम सबूतों ने असल सच्चाई तक पहुंचने में मदद दी। तहकीकात के आगाज में आइए एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के चंद अहम जुमलों पर नज़र डालते हैं। ये रिपोर्ट पिलखाना कत्लेआम के 18 काम के दिनों के अंदर तैयार की गई थी, मगर कभी भी बांग्लादेशी अवाम के सामने नहीं लाई गई। उसका सबब यह है कि इस रिपोर्ट में हादसे से मुतल्लिक कुछ छुपे हुए हक़ाइक़ शामिल हैं, हालांकि यह सिर्फ असल वाक़यात का 50% ही है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात के लिए मुख्तलिफ इदारों के अहम अफराद से पूछगछ ज़रूरी थी, मगर उनका ताउन न होने की वजह से ये मुमकिन नहीं था। इस वजह से बगावत और कत्लेआम की असल साजिश करने वालों का पता नहीं लगाया जा सका और न ही हादसे की असल वजह मालूम की जा सकी। रिपोर्ट ये भी बताती है कि तहकीकाती कमेटी ने DGFI, NSI, CID, RAB और पुलिस जैसे इदारों से अपनी इकट्ठी की गई मालूमात और सबूत फराहम करने की भी दरख्वास्त की थी, मगर किसी भी इदारे ने ताउन नहीं किया। इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि हुकूमत और फ़ौज दोनों ही नहीं चाहते थे कि तहकीकाती कमेटी पिलखाना कत्लेआम की असल सच्चाई सामने लाए। जिस तरह ये रिपोर्ट छुपा दी गई, उसी तरह पिलखाना कत्लेआम से मुतल्लिक हर चीज़ छुपाई गई। 25 फरवरी 2009 की सुबह जब दरबार हॉल का इजलास शुरू हुआ, उस वक्त से लेकर 26 फरवरी की शाम 5 बजे तक हुकूमत का हर कदम इस बात को यकीनी बनाने के लिए था कि गिरफ्तार फौजी अफसरान को मार दिया जाए। 25 की सुबह उस वक्त की वज़ीर आज़म शेख हसीना अपनी सरकारी रिहाइशगाह जमना में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DGFI, NSI के चीफ और मिलिट्री सेक्रेटरी तारिक सिद्दीकी के साथ मौजूद थीं और फौजी अफसरान के कत्ल के मिशन को देखती रहीं। बचने वाले अफसरान में से एक मोहम्मद जाहिद एहसन हबीब ने कहा, जब दरबार हॉल में फायरिंग शुरू हुई, मैंने जनरल तारिक सिद्दीकी को कॉल की और मदद की दरख्वास्त की, मगर तारिक सिद्दीकी ने फ़ोन बंद कर दिया और फिर कभी भी फ़ोन पर नहीं मिले। मेजर मोहम्मद जाहिद आबदीन का बयान, मैंने जनरल तारिक से मदद मांगी, कहा कि फ़ौज को हमारी मदद के लिए भेजना चाहिए, मगर न फ़ौज आई और न ही कोई मदद मिली। इस रिपोर्ट से समझ आता है कि सुबह 9:30 बजे BDR के डायरेक्टर जनरल ने सीधा वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, RAB DG और DGFI DG से बात की। BDR DG ने उन्हें बता दिया था कि 44 राइफल्स बटालियन बगावत कर चुकी है। गिरफ्तार अफसरान ने भी मदद की दरख्वास्त भेजनी शुरू की, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और साथियों को अपनी बेबसी बताई। उनका एक पैगाम था, हम फंस गए हैं, दरबार हॉल बागियों के कब्जे में है, जल्दी एक्शन लें वरना हम जिंदा नहीं रहेंगे, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। शम्सुज़्ज़मान का बयान, बागियों की एक पूरी प्लाटून थी जिसमें 2 से 3 अफसर भी शामिल थे, मेजर राजन, मेजर जुलकर, कैप्टन यासिर, मेजर अमीन अमजद, SP शाहिद और 10-12 मिलिट्री पुलिस अफसर भी मौजूद थे। सुबह 9:30 से 11 बजे तक ज़्यादातर अफसरान का कत्ल हो चुका था, मगर कुछ अफसरान के बचने की वजह से 5 बजे शाम तक यह कत्ल का मिशन जारी रहा। 12:30 बजे दोपहर तक पहली कातिल टीम को दरबार हॉल से निकाल दिया गया।
गेट नंबर 3 से 100 अफराद के सामने एक जुलूस निकाला गया जो जिए बंगला और अवाम BDR और BDR जिए भाई भाई के नारे लगा रहा था। जो जिए बंगला का जुलूस अंदर गया था उसमें लोग डबल होकर बाहर आए। ये माना जाता है कि इस जुलूस का इस्तेमाल कुछ ख़ास अफराद को महफूज तरीके से निकालने के लिए किया गया। जब फौज को ऑपरेशन करना चाहिए था तब अवामी लीग के सियासी अफराद अंदर जा रहे थे। उनमें तापिस, मिर्ज़ा आज़म, नानक और शेख सलीम शामिल थे। छात्रा लीग और जोबो लीग के 20 से 25 लोगों का एक जुलूस भी न्यू मार्केट गेट से अंदर गया। कुछ अफसर किसी तरह जान बचाने में कामयाब हो गए मगर असल साजिश अब तक पोशीदा है। दोपहर 1:30 कत्ल के पहले हिस्से के ख़त्म होने के बाद दूसरा हिस्सा शुरू हो गया। वक्त गुजरते ही दरबार हॉल में होने वाले जालिमाना कत्ल की खबर पूरे पिलखाना में फैल गई। इससे ज़्यादातर मीडिया के अफराद खौफज़दा हो गए और जिस तरह मुमकिन हो सका भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाकी अफसरान को ढूंढ कर कत्ल करने के लिए हुकूमत को थोड़ा और वक्त दरकार था। इसीलिए BDR जवानों को हुकूमत की नई साजिश के बारे में बताया जाने लगा। इस ड्रामे के इस हिस्से में मिनिस्हा और मामून सबसे पहले वो 2 अफराद थे जिन्होंने अफवाह फैलाई कि पिलखाना में दाल चावल के पैसों की लूट मार के मामले पर BDR के डायरेक्टर जनरल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद BDR के जवानों ने मुख्तलिफ किस्म की इश्तिआल अंगेज़ मालूमात फैलानी शुरू कर दी। ख़ास तौर पर कुछ मीडिया इदारों के नाम से पम्फलेट छपवा कर BDR ने अफवाहें फैलाई। मकामी अवामी लीग के रहनुमाओं और कारकुनों ने भी पिलखाना के अंदर BDR जवानों के दरमियान ये अफवाह फैला दी कि मीडिया और अवाम हमारे साथ हैं। दाल चावल के पैसों की बंदरबांट की वजह से पहले ही बहुत से लोग नाराज़ थे। उस पर जब ये अफवाह फैलाई गई कि फ़ौज किसी भी वक्त हमला कर सकती है तो BDR के आम सिपाहियों को हथियार थमा दिए गए। एक तरफ अवामी लीग के जुलूस और दूसरी तरफ मीडिया की इश्तिआल अंगेज़ी की वजह से वो लोग भी दोपहर तक बागी बन गए जिन्होंने कत्लेआम में हिस्सा नहीं लिया था। उनका कहना था कि चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। असली फौजी अफसरान BDR के ज़रिए बॉर्डर से सामान लेकर आते हैं और PDR के परेड ग्राउंड पर दाल चावल के नाम पर 600 करोड़ रुपए अवामी लीग ने हथिया लिए हैं। नई साजिश का आगाज। इस दौरान गोनू भोबुन की नई साजिश के इस हिस्से के तौर पर अवामी लीग के रहनुमा जहांगीर कबीर नानक को पिलखाना के 4 नंबर गेट पर भेजा गया। जब पिलखाना के चारों तरफ के इलाके के लोग अपने घर छोड़कर निकल रहे थे तब अवामी लीग के उस वक्त के LGR डिप्टी मिनिस्टर जहांगीर कबीर नानक, फजल नूर तापोश और मिर्ज़ा आज़म बहादुरी के साथ 4 नंबर गेट की तरफ बढ़े। दूसरी तरफ MP महबूबा गैनी, विरासत हुसैन और अवामी लीग के कई दीगर रहनुमा और कारकुनान भी तैयार खड़े थे। अवामी लीग के नुमाइंदों को देखकर BDR के अरकान को लगा कि शायद वो BDR को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन दर हकीकत ये BDR के लिए सबसे खतरनाक जाल था। जैसे ही BDR के अरकान ने इस जाल में कदम रखा, पूरे पिलखाना कत्लेआम की जिम्मेदारी BDR पर डाल दी गई। पिलखाना के अंदर की कार्रवाई जब नानक और वज़ीर आज़म दार की क़यादत में अवामी लीग का एक वफ्द पिलखाना के अंदर पहुंचा तो BDR की वर्दी में कुछ अफराद उनसे मुख्तसर बातचीत करते रहे। ये वाज़ेह नहीं कि उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, लेकिन इसके बाद BDR के कुछ नामालूम अफराद को सामने लाया गया जिनके नाम पहले से कभी नहीं सुने गए। इनमें एक नाम DIG तौहीद का भी था जिसे पिलखाना कत्लेआम का मरकजी मंसूबा साज समझा जाता है। नानक और उनके साथियों के साथ मुलाकात करने वाले इस वफ्द में ईद और कुछ दीगर अफराद भी शामिल थे। BDR की वर्दी में होने के बावजूद ये वफ्द ईद के घर गया और उसकी तलाशी ली, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि BDR के अफसरान थे या फौज के लोग। तौहीद के अहले खाना को डराया धमकाया गया ताकि मौजूदगी का पता चलाया जा सके। बाद में ये लोग पहली बार वर्ल्ड कप में आकर BDR के सिपाही बन गए। BDR के नुमाइंदा वफ्द वज़ीर आज़म के पास पहुँचे। जिन लोगों को BDR बगावत के कायदीन को शनाख्त किया गया था और वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के लिए ले जाया गया, वो BDR के 14 दस्तों के नुमाइंदे थे।
دوپہر 3:40 پر BDR کے 14 دستوں پر مشتمل ایک نمائندہ وفد شیخ حسینہ کی رہائش گاہ جمنا میں داخل ہوا۔ پلکھانہ قتل عام سے متعلق انتہائی خفیہ رپورٹ میں ذکر کیا گیا کہ BDR کے نمائندہ وفد اور شیخ حسینہ کی ملاقات کے دوران وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پلکھانہ کے اندر فوجی افسران کے ساتھ کیا ہوا اس کی مکمل معلومات صرف اور صرف شیخ حسینہ کو دی گئی تھی۔ ملاقات کے بعد کا منظر: جمنا میں ہونے والی میٹنگ ختم ہونے کے بعد BDR کا نمائندہ وفد گیٹ سے باہر آیا اور منتظر صحافیوں سے گفتگو کی۔ کئی سوالات کے جوابات دینے کے بعد جب کسی صحافی نے پوچھا کہ اندر کتنے شہید ہوئے ہیں تو جہانگیر کبیر نانک نے انہیں فوری طور پر وہاں سے ہٹا دیا۔ شیخ حسینہ اور BDR کے درمیان ملاقات کا اصل مقصد کیا تھا؟ شیخ حسینہ کے ساتھ BDR کی وہ ملاقات دراصل ایک چھپا ہوا پیغام پہنچانے کے لیے تھی، یعنی کسی بھی قیمت پر سرنڈر نہیں کرنا۔ بعد میں حکومت نے دعویٰ یہ کیا کہ BDR نے خود ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، لیکن حقیقت میں یہ پہلے سے طے شدہ اسکرپٹ کا حصہ تھا۔ DIG توحید کو پلکھانہ میں DIG بنانا اور اس کے بعد کے تمام واقعات سب شیخ حسینہ کے بنائے ہوئے ایک ڈرامے کا حصہ تھے۔ ایک پراسرار حقیقت: اس ملاقات کے بعد ایک پراسرار پہلو سامنے آیا۔ شیخ حسینہ نے BDR کے نمائندوں کے سامنے مطالبہ کیا کہ پلکھانہ میں پھنسی ہوئی عورتوں اور بچوں کو فوراً رہا کیا جائے، لیکن گرفتار فوجی افسران کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ سوال یہ ہے کہ آخر صرف عورتوں اور بچوں کو ہی کیوں رہا کروایا گیا؟ اس سوال کا جواب 2009 کے انٹروگیشن آڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے۔ جہانگیر کبیر نانک کی ایک خاص فوجی انویسٹیگیشن ٹیم نے تفتیش کی تھی، لیکن اسے آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ پھر بھی اس دن کی تفتیش کی مکمل ریکارڈنگ فوج کے ایک ذرائع نے بھیجی۔ فوجی افسران کو کیوں نہیں چھوڑا گیا؟ یہ کوئی غلطی نہیں تھی۔ شیخ حسینہ پہلے ہی جانتی تھی کہ ان فوجی افسران کو پہلے ہی قتل کیا جا چکا ہے، اسی لیے انہیں رہا کروانے کے بجائے قتل شدہ افسران کی لاشیں گننے اور باقی افسران کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کے لیے مزید وقت دیا گیا۔ ملاقات کے ختم ہونے کے فوراً بعد جیسے ہی BDR کے ارکان واپس پلکھانہ پہنچے، فائرنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ ایک خفیہ رپورٹ کے مطابق ان بغاوت کرنے والوں کو اپنے جرم مکمل کرنے میں آسانی دینے کے لیے پلکھانہ کے مخصوص علاقوں کی بجلی کاٹ دی گئی، لیکن حکومت نے وہاں متبادل روشنی کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ تحقیقات کرنے والے اداروں نے اس معاملے میں کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ BDR کے اہلکاروں کو نکالنے کا منصوبہ حکومت کے اعلان اور مذاکرات کے حوالے سے رپورٹ میں لکھا گیا کہ پلکھانہ میں پھنسے ہوئے BDR کے اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو نکالنے کا موقع دیا جا سکتا تھا۔ اس منصوبے کے تحت DMP نے 10 ٹرک اور 10 بسیں پلکھانہ کے 4 نمبر گیٹ پر پہنچائیں، لیکن ان گاڑیوں میں آخر کس کو لے جایا گیا تھا؟ اگر یہ سوال کا جواب مل جائے تو بہت کچھ واضح ہو سکتا ہے۔ رات 8 بجے ہوٹل امبالہ لائن پر ایک اور ڈرامہ شروع ہوا۔ BDR کے نمائندہ وفد کے ساتھ اس وقت کی وزیر داخلہ ایڈوکیٹ سہارا خاتون کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں پولیس، ریب کے DG، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے افسران موجود تھے، اور بڑی اتفاقیہ بات یہ تھی کہ نانک اور اعظم بھی وہاں موجود تھے۔ BDR کو دھوکہ دیا گیا۔ اس بات چیت میں BDR کو کوئی فیصلہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ حکومت کی طرف سے جو بھی فیصلہ لیا گیا اسے BDR کی ڈیمانڈ کے طور پر پیش کیا گیا۔ میٹنگ کے بعد میڈیا کو بتایا گیا کہ BDR نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن فوج کے بجائے وہ پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہے۔ رات 1 بجے پلکھانہ میں بہت شک و شبہ والی سرگرمیاں ہوئیں۔ وزیر داخلہ سہارا خاتون، نائب وزیر قانون ایڈوکیٹ کامرول اسلام، پولیس کے انسپکٹر جنرل اور عوامی لیگ کے کچھ رہنما اور کارکنان ایک مخصوص گاڑی میں پلکھانہ کے اندر داخل ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ عوامی لیگ کے اس وفد کا پلکھانہ جانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس کا جواب ان کے مشکوک اقدامات میں پوشیدہ ہے۔ پلکھانہ میں
فوجی افسران کی تلاش۔ اس وقت کا پہلا کام تھا گرفتار فوجی افسران کو تلاش کرنا، لیکن سہارا خاتون اور عوامی لیگ کے وفد نے صرف چند گھروں میں جا کر 15 افراد کو نکالا۔ حالانکہ فوجی افسران کہاں ہیں، ان کے اہل خانہ کا کیا ہوا، اس بارے میں کسی نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ میڈیا کو حقائق چھپانے کی کوشش کی گئی۔ عوامی لیگ کے وفد نے میڈیا کو اس معاملے پر سوال اٹھانے سے روکنے کے لیے صرف بی ٹی وی کے قابل اعتماد رپورٹر کو پلخانہ کے اندر جانے کی اجازت دی۔ یہ رپورٹر مشفق نازنین تھا، جو منی کے قریبی دوست تھا اور 25 تاریخ سے اگلے چند دنوں تک تمام جرائم کا گواہ تھا۔ اصل حقائق کہاں چھپے ہیں؟ اگر رپورٹر مشفق نازنین سے اس رات کے واقعات پر سوال کیا جائے تو کئی راز فاش ہو سکتے ہیں۔ رات کا سب سے پراسرار واقعہ، آج کی رات کا سب سے پراسرار لمحہ ہوٹل املا لائن کی خفیہ میٹنگ میں سامنے آیا، جہاں بچوں اور رپورٹرز کو بتایا گیا کہ پی ٹی آر نے فوج کے بجائے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن یہ سوال ابھی تک حل طلب ہے۔ اگر حکومت نے 10,000 بی ڈی آر کے ہتھیار ضبط کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو پھر پلخانہ کے اندر آئی جی پی کے علاوہ کسی بھی پولیس اہلکار کو کیوں نہیں لے جایا گیا؟ پولیس خود اندر کیوں نہیں گئی؟ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے 27 فروری 2009 کو ایڈوکیٹ قمر الاسلام کا انٹیروگیشن کیا گیا تھا۔ اس ریکارڈنگ کی ایک کاپی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ بی ٹی وی کے کیمرے نے اصل سازش بے نقاب کی۔ بی ڈی آر کے تمام ارکان نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن ہتھیار گننے کے بجائے کچھ لوگوں نے اپنے ہتھیار ایک چھوٹی میز پر رکھ دیے۔ جب بی ڈی آر کے کچھ ارکان ہتھیار جمع کر رہے تھے، اسی دوران دوسرے ارکان ہتھیار تھامے ہیرو کی طرح چل رہے تھے۔ اور پھر سب سے بڑا دھوکہ، ختم ہوتے ہی جن لوگوں نے ہتھیار جمع کرائے تھے وہی دوبارہ وہی ہتھیار اٹھا رہے تھے۔ بی ٹی وی کے کیمرہ مین نے شاید غلطی سے اس ڈرامے کے پردے کے پیچھے کے مناظر ریکارڈ کر لیے تھے۔ اٹارنی جنرل ایم ڈی اسد الزمان کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے پڑوسی ملک بھارت نے بنگلہ دیش پر قبضہ کرنے کے لیے اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے عوامی لیگ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے اور لوٹ مار کا راج قائم کرنے کے لیے بی ڈی آر کے قتل میں سازش کی۔ ملک نے بے شرمی سے ایک قاتل کو پناہ دی۔ ویورز، یہ تھا اس ویڈیو کا پہلا ایپیسوڈ۔ جلد ہی دوسرا ایپیسوڈ بھی اس چینل پر اپلوڈ ہو جائے گا، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک پہنچا دیجیے تاکہ وہ بھی اس دردناک حقیقت کو جان سکیں، اور ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کو فالو کریں۔ تھینک یو۔